नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ जो देखकर भी नहीं देखते, इसका मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्रश्न उत्तर जो देखकर भी नहीं देखते, उसका मैं नीचे दिया गया है उसको पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें कुछ शब्दार्थ सब भी दिए गए हैं बच्चों, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। प्रश्न अभ्यास निबंध से। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? उत्तर, हेलेन केलर की एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने गई। सैर करने के बाद जब वह घर लौटी तो हेलेन केलर ने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा है? वह बोली, कोई खास चीज नहीं देखी। अपने मित्र से यह सुन उसे लगा कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? उत्तर, प्रकृति विभिन्न चीजों का खजाना है। भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीर की खुरदरी छाल, बसंत में नई कलियों का खिलना, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह को प्रकृति का जादू कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, कुछ खास तो नहीं। हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया था और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? उत्तर, हेलेन की मित्र जब जंगल की सैर करके लौटी तो हेलेन के पूछने पर कि उसने जंगल में क्या क्या देखा, उसकी मित्र ने कहा कि उसने जंगल में कुछ खास चीज नहीं देखा। यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह लोगों के इसी प्रकार के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। उन्हें विश्वास था कि लोग आंखें होते हुए भी बहुत कम देखते हैं। वे प्रकृति की सुंदरता को देखकर भी उसका अनुभव नहीं करते। चौथा प्रश्न है, हेलेन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसको लिखो, इसका उत्तर लिखो। उत्तर, हेलेन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीर की खुरदरी छाल, फूलों की मखमली सतह और उनकी घुमावदार बनावट को छूकर तथा चिड़िया के मधुर स्वर को सुनकर पहचान लेती थी। पांचवा प्रश्न, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर, दृष्टि बहुत बड़ी नियामत है। इसकी सहायता से हम जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। दृष्टि एक साधारण वस्तु नहीं है, यह तो ईश्वर की बहुमूल्य देन है। इससे हम जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। हम इससे जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां ला सकते हैं और अपने आसपास के सुंदर सुंदर नज़ारों को देख सकते हैं। अब बच्चों देखिए, निबंध से आगे का प्रश्न है, आज तुमने अपने घर में आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। उत्तर है, आज अपने घर से आते हुए मैं जिस रास्ते से आज गुजरी वह भीड़ भाड़ वाला मार्ग था। सड़क पर कारों, बसों, ट्रकों की लाइनें लगी थी। मैं भी आज भाग्यवश कार पर थी। सड़क के दोनों ओर वृक्षों की लंबी पंक्तियां थी और पैदल चलने का मार्ग बना था। लोग दोनों ओर उस पथ पर पैदल चल रहे थे। सड़क पर कई लोग साइकिल पर सवार थे तो कई स्कूटर और मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। कार में बैठे बैठे मुझे सभी वाहनों के हॉर्न की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एक स्थान पर जुलूस निकल रहा था, तब भक्ति संगीत की धुनें भी सुनाई पड़ी। छात्र इसी प्रकार आपस में चर्चा करें। तो यह बच्चों इसमें देर है कि बच्चे किस तरह से लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। उत्तर, कान से न सुनने पर आसपास की दुनिया बड़ी ही विचित्र लगती होगी। इससे पता ही नहीं चलता होगा कि कौन क्या कर रहा है। किसी की बात को जानना तब तक सरल नहीं होता जब तक हम उसे न सुने। न सुनने के कारण व्यक्ति दूसरों से अपने विचारों का आदान प्रदान सही रूप में नहीं कर पाता होगा।
तीसरा प्रश्न है, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीजों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो। उत्तर, यदि हमें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो हम उससे निम्न प्रश्न पूछना चाहेंगे। पहला, किसी भी ध्वनि को सुनकर वे कैसे अनुमान लगाते हैं कि ध्वनि किसकी है। दूसरा, सूंघकर अच्छी बुरी चीजों का अंदाजा किस हद तक लगा पाते हैं। तीसरा, किसी भी चीज को चखकर वे क्या और कैसा अनुभव करते हैं। चौथा, छूकर वे किसी चीज या मनुष्य की पहचान कैसे करते हैं। कैसे इतने वर्षों बाद भी उन्हें छुई हुई वस्तु का रूप, आकार व मनुष्य का परिचय भूलता नहीं है। अब देखिए बच्चों, इसमें चौथा प्रश्न है, हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो, सुनकर, चखकर, सूंघकर और छूकर। उत्तर है सुनकर। हम कानों से सुनकर ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। ध्वनि कर्कश है मतलब तेज है, या सुरीली है, या मधुर है, धीमी है, जोड़ की है, उसमें क्रोध की झलक है या प्यार का रस, यह सब कानों से सुनकर ही जाना जा सकता है। चखकर, जिह्वा से चखकर हम खट्टा, मीठा, चटपटा, तीखा, स्वादिष्ट, कड़वे का एहसास कर सकते हैं। सूंघकर, नाक से सूंघकर सुगंध, दुर्गंध अथवा किसी भी प्रकार की गंध का एहसास कर सकते हैं। छूकर कठोरता, कोमलता, खुरदरापन, गर्म, ठंडे आदि की जानकारी मिलती है। अब देखिए बच्चों, भाषा की बात का प्रश्न है। पहला, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीजों का स्पर्श ऐसा होता है। चिकना, मुलायम, सख्त, चिपचिपा, खुरदरा, भुरभुरा। तो देखिए इसमें उत्तर दिया गया है, तेल, घी, क्रीम में चिकनापन होता है। दूसरा, रेशमी कपड़ा मुलायम होता है। तीसरा, सख्त, लकड़ी, पत्थर, लोहा सख्त होते हैं। अब देखिए चिपचिपा। चौथा, पुरानी, तेल और घी चिपचिपे होते हैं। पांचवा, खुरदरा, लकड़ी व छाल खुरदरे होते हैं। भुरभुरा, अभ्रक भुरभुरा होता है। तो इस तरह से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो ही जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी भी विशेषता के बारे में बता रही है। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती है। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। जैसे है मिठास, बुढ़ापा, ताजगी, भूख, घबराहट, क्रोध, शांत, बहाव, मजबूरी और भोलापन, फुर्ती, एहसास। तो उत्तर है निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा अथवा क्रिया से बनी है। घबराहट, तो घबराहट, घबराना क्रिया से बनी है। बहाव, बहना क्रिया से बनी है। मजदूरी, मजदूरी जो है मजदूर जातिवाचक संज्ञा से बना है। अन्य भाववाचक संज्ञाओं की रचना इस प्रकार है, जैसे कि बुढ़ापा, बूढ़ा विशेषण से। ताजगी, ताजगी विशेषण से। भूख, भूखा विशेषण से। शांति, शांत विशेषण से। मिठास, मीठा विशेषण से। भोलापन, भोला विशेषण से। क्रोध, फुर्ती, एहसास, यह तीनों जो है क्रोध, फुर्ती और एहसास क्या होता है, यह भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। दूसरा, उस बगीचे में आम, अमलतास, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ भिन्न है। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। जैसे अवधि में मेल, अवधि में मेल, और दिनशील और दिनशील। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अवधि, अवधि, तो अवधि, थोड़ी सी अवधि में यह कार्य पूरा नहीं हो सकता, और अवधि
देखिए क्या अंतर है, हर्षिकार और दीर्घिकार देने में अंतर हो जाता है। तो अवधि रामचरितमानस की भाषा अवधि है। मैं देखिए, दूध में पानी मत मिलाओ, और मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेल, हमें मेल मिलाप से रहना चाहिए। और मैल, हाथों को अच्छी प्रकार धो डालो जिससे सारा मैल दूर हो जाए। और सड़क के दोनों ओर छायादार पेड़ हैं। और सीता और सुशीला दोनों बहनें हैं। दिन में सोना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। और दीर्घिकार में क्या होगा, गरीब के लिए होता है। दिनों की सहायता करनी चाहिए। सिल, मसालों को सिल पर पीसो। और तालब स में जब दीर्घिकार होगा ल, तो इसका मतलब हो जाएगा सात्विक शील स्वभाव की है। और अनुमान और कल्पना के तहत प्रश्न रहेगा, इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है। दूसरा, गली में क्या क्या चीज़ें हैं। तीसरा, इस गली में हमें कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती है। तो ये देखिए कोष्टक में दिया है, सुबह के वक्त, शाम के वक्त, दोपहर के वक्त, रात के वक्त। चौथा, अलग अलग समय में ये गली कैसे बदलती होगी। पांचवा, ये तारें गली को कहाँ कहाँ से जोड़ती होगी। छठा, साइकिल वाला कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा। तो उत्तर देखिए पहला उत्तर यहाँ से अब स्टार्ट होगा आपको। पहला, इस तस्वीर में सबसे पहले मेरी नज़र बिजली की तारों पर जाती है। दूसरा, गली में एक व्यक्ति साइकिल लिए जा रहा है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एक स्त्री भी दिखाई दे रही है। एक बच्चा अलग से खड़ा है। एक कूलर भी दिख रहा है। गली पक्की है। दूर खड़ी एक लड़की है। एक और साइकिल भी खड़ी है। एक दो पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। तीसरा, सुबह के वक्त, सुबह के समय स्कूटरों, ऑटो रिक्शा व साइकिल की घंटियों की आवाज़ें अधिक सुनाई देती होगी। दोपहर के वक्त यातायात के साधनों की आवाज़ें तो कम आती होंगी, लेकिन कभी कभी फेरी वाले जरूर आवाज़ें लगाते होंगे। शाम के वक्त घरों से निकलकर खेलते बच्चों की आवाज़ें, साइकिल की घंटियां, स्कूटर और ऑटो रिक्शा का शोर, साथ ही खाने पीने का सामान बेचने वाले फेरी वाले भी आवाज़ें लगाते होंगे। रात के समय बहुत कम आवाज़ें आती होगी। किसी यातायात के साधन की, कुछ बच्चों व सैर करने वाले लोगों के बतियाने की आवाज़ें ही सुनाई देती होंगी। और चौथा है, सुबह व शाम के समय काफ़ी चहल पहल रहती होगी, जबकि दोपहर और रात का यहाँ का वातावरण थोड़ा शांत होगा। पांचवा, ये तारें कई प्रकार की होंगी। मुख्य रूप से तो बिजली की होंगी, जो मुख्य ट्रांसफार्मर से गली को जोड़ती होगी। इसमें दूरभाष व केबल की तारें भी होगी। दूरभाष की तारें मुख्य दूरभाष बक्से से जुड़ी होगी, जहां से दूरभाष केंद्र से संपर्क स्थापित होता है। व केबल की तारें टीवी टावर एवं डिश एंटीना से जोड़कर मिलती होगी। छठा है, साइकिल वाला घर से कार्यालय जा रहा होगा। अब बच्चों देखिए, इसमें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न, लेखिका अपने मित्रों की परीक्षा क्यों लेती है। उत्तर, लेखिका यह जानना चाहती है कि उसके मित्रों ने क्या क्या देखा है, उसके लिए वह उनकी परीक्षा लेती हैं। दूसरा प्रश्न, लेखिका को अपने मित्रों के जवाब से आश्चर्य क्यों नहीं होता। उत्तर, लेखिका अपने मित्रों से प्रायः पूछा करती है कि उन्होंने क्या देखा। उसके मित्र प्रायः एक ही प्रकार का उत्तर देते हैं कि कुछ विशेष नहीं। वह उन उत्तरों को सुनने की आदी हो चुकी है, इसलिए उनके उत्तर सुनकर लेखिका को कोई आश्चर्य नहीं होता। तीसरा प्रश्न है, लेखिका चीज़ों को कैसे पहचान लेती है। उत्तर, लेखिका स्पर्श एवं श्रवण से कई चीज़ पहचान लेती है। वह जानती है कि चीड़ की छाल खुरदरी होती है और भोजपत्र की चिकनी। वह स्पर्श से ही पानी के गर्म या ठंडा होने की जानकारी पा लेती है। झरने के बहते हुए पानी को भी वह अपनी उंगलियों से छूने से पहचान लेती है। चिड़िया के मधुर स्वर को सुनकर पहचान लेती हैं। अब लघु प्रश्नोत्तर है। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। लेखिका के इस विचार से क्या आप सहमत हैं। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, ईश्वर ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है। देखने, सुनने, सूंघने आदि की शक्ति और क्षमताएं बहुत महत्वपूर्ण है।
हम ईश्वर द्वारा दी गई इन क्षमताओं का महत्व समझते ही नहीं। हमें ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसे भूल जाते हैं, उसका आनंद नहीं लेते। हमारे पास जो चीज़ नहीं है उसकी उम्मीद लगाए रहते हैं, उसके लिए ही परेशान रहते हैं। लेखिका के इस विचार से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। यह जीवन की सच्चाई है। यदि ऐसा न हो तो मनुष्य सदा प्रसन्न रहे। जो कुछ उसे प्राप्त है उसके लिए ईश्वर को सदा धन्यवाद दें और अपनी क्षमताओं का पूरा लाभ उठाए। पर ऐसा है नहीं। वह अपनी क्षमताओं को पहचानता ही नहीं और उसके लिए सदा परेशान रहता है जो उसके पास नहीं है। 5वां प्रश्न है, लेखिका ने किसे नियामत माना है, उससे क्या किया जा सकता है? उत्तर, लेखिका दृष्टि को ईश्वर की देन मानती है। दृष्टि ईश्वर द्वारा दी गई नियामत है। यह साधारण चीज नहीं। दृष्टि से हम जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां ला सकते हैं। यह दृष्टि ही जिसकी सही उपयोग कर मानव जितना चाहे उतनी उन्नति कर सकता है। दृष्टि जीवन में हर प्रकार के सुख पाने का माध्यम है। यह दृष्टि ही है जिससे हम स्वावलंबी तो बनते ही हैं, समाज को भी उन्नत कर सकते हैं। अब बच्चों दीर्घ प्रश्न है, बड़ा प्रश्न। हेलेन केलर दृष्टिहीन होने पर भी पूर्व जिजीविषा रखती हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हेलेन केलर दृष्टिहीन है परंतु कभी भी उन्होंने अपने जीवन से हार नहीं मानी। वे प्रकृति से अत्यधिक प्रेम करती है। पेड़ पौधे, पत्तियां, झरनों आदि से वे अत्यधिक प्रेम करती है। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे प्रकृति को देख नहीं सकती, क्योंकि वे तो स्पर्श से एहसास करती हैं। उन्हें प्रकृति हर रूप में सुंदर लगती है। लेखिका को ऐसी सैकड़ों चीजें मिल जाती हैं जिन्हें छूकर वे पहचान लेती हैं। भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचानती हैं। झरने के पानी को अपनी उंगलियों के बीच स्पर्श करने से प्रसन्न होती हैं। बदलते मौसम से आनंदित होती हैं। वे कभी भी अपने जीवन से निराश नहीं होती, बल्कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जिन लोगों की आंखें हैं वे देखकर भी कम देखते हैं। वे हरदम प्रकृति के सानिध्य में रहकर उसका भरपूर आनंद उठाना चाहती है। अपने जीवन के प्रति नकारात्मक भाव उनके मन में लेस मात्र भी नहीं है। अब बच्चों मूल्यपरक प्रश्न है। किसी भी वस्तु के अनुभव के लिए उसे देखना आवश्यक नहीं, उदाहरण सहित स्पष्ट दीजिए, उत्तर दीजिए। उत्तर है, किसी भी वस्तु के अनुभव के लिए यह जरूरी नहीं कि हम उसे देखें। हम छूकर, सूंघकर या उसकी ध्वनि मात्र से भी उसे पहचान सकते हैं। यही कारण है कि जो लोग देख नहीं सकते हैं वे भी काफ़ी जानकारी रखते हैं। यहाँ तक कि उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, जिसके उपयोग से वे उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। संत धारा के कवि सूरदास अंधे थे, लेकिन उनके दोहों को पढ़कर जरा भी यह एहसास नहीं होता कि उन्हें किसी भी क्षेत्र का कम अनुभव था, जबकि उनके दोहे उनके शिष्यों द्वारा रचित है। इस विचार को भी नकारा नहीं जा सकता। कई बार नेत्रहीन लोग लाचार हो जाते हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा कभी कम नहीं होती। यदि हम कभी विद्यालयों में जाने का अनुभव प्राप्त करें तो जानेंगे कि ये लोग तमाम कार्यों में दक्ष होते हैं, मतलब निपुण होते हैं। बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।